मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सन 1992 का दिसंबर था। बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर भटौली में उस रात आसमान साफ था। तारे बहुत थे लेकिन उनकी रोशनी किसी काम की नहीं थी। ऐसी रातों में रोशनी सिर्फ धोखा देती है। लगता है सब कुछ दिख रहा है मगर असल में कुछ भी नहीं दिखता। गोपाल सिंह उस वक्त अपनी सरकारी जीप में था। स्टेशन से निकले उसे तकरीबन आधा घंटा हो गया था। ठंड इतनी थी कि जीप का इंजन चलने के बावजूद शीशे पर भाप जम रही थी। गोपाल ने अपनी वर्दी के ऊपर एक पुराना ऊनी स्वेटर डाल रखा था। वो स्वेटर उसकी माँ ने बुना था तब जब उसका सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हुआ था। माँ ने कहा था, बेटा ठंड में ये याद रखना कि तू अकेला नहीं है। उस रात गोपाल अकेला था। उसके साथ जो कांस्टेबल हरीलाल रहता था हमेशा, वो एक बड़े केस में उलझा हुआ था। पड़ोस के गांव में किसी की हत्या हुई थी। थाने के ज्यादातर लोग वहां गए थे। गोपाल नया था। पोस्टिंग हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे तो उसे ड्यूटी पर रोक दिया गया था। रात की पेट्रोलिंग उसी के जिम्मे थी। गोपाल घबराहट महसूस नहीं कर रहा था, कम से कम तब तक नहीं जब तक उसने वो रोशनी नहीं देखी। गांव का आखिरी मकान पीछे छूट चुका था। सामने कच्चा रास्ता था जो खेतों के बीच से निकलता था और आगे जाकर एक पुरानी नहर के किनारे किनारे चला जाता था। इस रास्ते पर रात के वक्त कोई नहीं होता था, दिसंबर में तो और भी नहीं। इस इलाके में लोग रात 8 बजे तक खाना खाकर सो जाते थे। लेकिन दाईं तरफ गांव की आबादी से कोई 300 मीटर दूर, जहां वो पुरानी 2 मंजिला हवेली नुमा इमारत खड़ी थी, उसकी एक खिड़की में रोशनी थी। गोपाल ने जीप धीमे की। वो इमारत वो जानता था, सब जानते थे। लोग उसे करिया हवेली कहते थे, इसलिए नहीं कि वो काली थी बल्कि इसलिए कि उसे बनाने वाले का नाम राम करिया चौधरी था, जो कोई 15 साल पहले गुजर गए थे। उनके बाद उस हवेली में उनका बेटा रहता था, धर्मेंद्र चौधरी। गांव में लोग उसे धर्मू भैया कहते थे, लेकिन यह नाम जितना आत्मीयता से भरा लगता था, उसकी हकीकत उतनी ही अलग थी। गोपाल ने एक पल सोचा। जीप को आगे बढ़ा लेना आसान था, यह घरेलू मामला था, उसे क्या। लेकिन कुछ था, आवाजें जो दूर से भी सुनाई दे रही थी। एक औरत की चीख जो दर्द और डर के बीच कहीं से आ रहे थे, जिसने उसके पैर को ब्रेक पर रोक दिया। एक बार देख लेना सही होगा। उसने जीप वहीं रोकी और उतर गया। ठंड में चलना एक अलग किस्म की तकलीफ है। सांस नाक से लो तो नासिका जल उठती है, मुंह से लो तो गर्म भाप बाहर आती है और लगता है जैसे ताकत निकलती जा रही है। गोपाल हाथ में टॉर्च लिए उस पगडंडी पर आगे बढ़ा जो सीधे हवेली के दरवाजे तक जाती थी। पास आया तो आवाजें और साफ हुई। एक मर्द की आवाज गहरी दबी हुई, जैसे कोई दांत पीसते हुए बोल रहा हो, और एक औरत की आवाज जो रो नहीं रही थी, चिल्ला रही थी, और बीच बीच में बर्तनों के गिरने की आवाज, किसी चीज के टूटने की आवाज, और एक भारी धड़ाम, जैसे कोई चीज या कोई इंसान जमीन पर गिरा हो। गोपाल ने दरवाजा खटखटाया, जवाब नहीं।
दोबारा, इस बार जोर से लाठी की मूठ से। अंदर की आवाजें अचानक रुक गई। वो रुकना किसी तरह उन आवाजों से ज्यादा डरावना था। फिर धीमे कदमों की आहट और दरवाजा खुला। जो आदमी सामने था वो धर्मेंद्र चौधरी था, लेकिन उस रात गोपाल को उसमें वो नहीं दिखा जो एक आम गांव का आदमी होता है। वो कद में लंबा था, गठीला बदन, लेकिन उसके कपड़े अजीब तरह बेतरीब थे। एक हाथ की मुट्ठी भींची हुई थी, चेहरे पर पसीना था, दिसंबर की रात में पसीना। गोपाल ने पूछा, सब ठीक तो है? धर्मेंद्र ने कहा, हाँ, घरेलू झगड़ा है, कुछ नहीं। गोपाल ने उससे कहा कि आवाज कम रखे, रात का वक्त है। और तभी धर्मेंद्र के पीछे से वो औरत निकली। उसका नाम सावित्री था। उसके होंठ कांप रहे थे, एक गाल पर लाली थी, वो लाली जो थप्पड़ के बाद आती है। उसने गोपाल को देखा और उसकी आंखें, उन आंखों में गोपाल ने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी किसी की आंखों में नहीं देखा था। वो डर नहीं था, वो कुछ और था, जैसे किसी इंसान ने लंबे समय से उम्मीद छोड़ दी हो। वो अचानक एक पल के लिए वो उम्मीद वापस आ गई हो। उसने कहा, साहब बचा लीजिए, मेरा पति मुझे मार डालेगा। गोपाल ने धर्मेंद्र की ओर देखा और वहाँ जो था वो गोपाल की जिंदगी का सबसे पहला असली डर था। धर्मेंद्र मुस्कुरा रहा था, लेकिन ये कोई इंसानी मुस्कान नहीं थी। ये होठों का एक मैकेनिकल खिंचाव था, जैसे किसी ने बाहर से धागे खींचकर मुंह के कोने उठा दिए हों। और उसकी आंखें पलट चुकी थीं, पुतलियां गायब थी, सिर्फ सफ़ेद, धुंधला, नसों से भरा, मृत सफ़ेद। गोपाल के हाथ की टॉर्च कांपी। रामपुर भटौली में धर्मेंद्र चौधरी के बारे में जो बातें थी वो बातें थी। किसी ने कभी सच माना नहीं था। कहते थे कि रामकरिया चौधरी ने अपनी पूरी जिंदगी एक गलत सौदे में लगाई थी। वो जवानी में किसी तांत्रिक के साथ जुड़ गए थे। नाम था भैरवनाथ, जो उत्तर प्रदेश की किसी रियासत का जमीन से बेदखल हुआ एक बेटा था, और जिसने शास्त्रों की जगह कुछ और ही रास्ता चुना था। रामकरिया को संतान नहीं हो रहे थे। पहली बीवी मर चुकी थी, दूसरी ने 2 बच्चे दिए, लेकिन दोनों बचपन में ही गुजर गए। रामकरिया बौखलाए हुए थे। जमीन थी, पैसा था, मगर वारिस नहीं था। भैरवनाथ ने उन्हें एक रास्ता दिखाया। उस रात क्या हुआ था कोई पूरी तरह नहीं जानता था, लेकिन जो जानते थे उन्होंने बताया कि हवेली के पिछले हिस्से में एक कोठरी है। कोठरी जिसमें दरवाज़ा नहीं, सिर्फ एक दीवार है, जो किसी वक्त दरवाज़ा हुआ करते थे। उस कोठरी में रामकरिया चौधरी ने एक बच्चे की कुर्बानी दी थी। किसका बच्चा ये कोई नहीं जानता था, शायद कोई नहीं जानना चाहता था। उसके ठीक 1 साल बाद धर्मेंद्र पैदा हुआ। धर्मेंद्र बचपन में सामान्य था, थोड़ा चुप रहने वाला, थोड़ा एकाकी, लेकिन सामान्य। स्कूल गया, पढ़ा। 12 साल की उम्र में उसे पहली बार दौरा पड़ा। अजीब दौरा, जिसमें वो ज़मीन पर लौटने की जगह एकदम खड़ा रहा और उसकी आंखें पलट गई और वो किसी ऐसी भाषा में बड़बड़ाता रहा जो गांव का कोई भी नहीं समझा। बाप ने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, उसे मालूम था कि यह क्या है। रामकरिया मर गए जब धर्मेंद्र सिर्फ 19 साल का था। मरते वक्त उन्होंने धर्मेंद्र को पास बुलाया और जो कहा वो सिर्फ वही दोनों जानते थे। लेकिन उस रात के बाद से धर्मेंद्र बदल गया, एक किस्म का स्थायी बदलाव जो धीरे धीरे उसके पूरे वजूद में उतर गया।
उसने सावित्री से शादी की थी 5 साल पहले। सावित्री पड़ोस गांव की थी। उसके घर वालों को लालच था। धर्मेंद्र के पास जमीन थी, मकान था। उन्होंने बेटी का भविष्य देखा और शादी कर दी। लेकिन पहली रात के बाद ही सावित्री को समझ आ गया था कि उसके साथ क्या हुआ है। धर्मेंद्र सामान्य दिखता था। दिन में लोगों से मिलता था, खेत देखता था, बाजार जाता था। लेकिन रातों को, खासकर अमावस के आसपास की रातों को, वो कुछ और हो जाता था। वो सावित्री पर चिल्लाता था, ऐसी भाषा में जो सावित्री कभी समझ नहीं पाई। कभी कभी रात को वो उसे हवेली की उस कोठरी के सामने खड़ा करता था और घंटों तक वहां रुकता था, सिर्फ खड़ा, आंखें बंद, सांस धीमी। सावित्री ने भागने की कोशिश की थी 2 बार। पहली बार वो अपने माँ बाप के घर गए थे। माँ बाप ने उसे वापस भेज दिया। बेटी को ससुराल से भगाना इज्जत का मामला था। दूसरी बार वो पड़ोस के गांव तक पहुंची थे। वहां से धर्मेंद्र ने उसे वापस घसीटा था। लेकिन गांव के लोगों के सामने बिल्कुल शांत, बिल्कुल सामान्य, जैसे एक आदमी अपनी बीवी को प्यार के साथ ले जा रहा हो। उस रात, उस दिसंबर की रात, धर्मेंद्र को कुछ हो रहा था। अमावस थी। गोपाल पुलिस वाला था, 3 महीने पुराना पुलिस वाला, लेकिन पुलिस वाला। उसने ट्रेनिंग ली थी। उसने सीखा था कि डर को पीछे धकेलो और काम करो। लेकिन ट्रेनिंग में जो सिखाया नहीं जाता वो ये था कि इंसानी आंखें अगर पलट जाएं और वो इंसान हंसे तो पैर अपने आप पीछे हटने लगते हैं। गोपाल ने 2 कदम पीछे लिए। धर्मेंद्र ने दरवाज़ा और खोला, पूरा जैसे कह रहा हो, आओ ना। सावित्री अब धर्मेंद्र के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें गोपाल से जुड़ी थी और उनमें एक बात साफ थी, मत जाओ, मत छोड़ो। गोपाल के पास 2 रास्ते थे। एक था कि वो जीप में बैठे थाने जाए, सबको बुलाए। दूसरा था कि वो अभी कुछ करे, सावित्री को निकाले। उसने हाथ में लाठी कसी और अंदर गया। हवेली का अंदर वो नहीं था जो बाहर से दिखती थी। बाहर से एक पुराना जर्जर मकान था। अंदर कुछ और था। दीवारें ऊंची थी, छत दूर थी और रोशनी सिर्फ एक लालटेन से आ रहे थे जो खाने की मेज पर रखे थे। उस रोशनी में जो छाया पड़ रहे थे वो हिल रहे थे, जबकि हवा नहीं थे। गोपाल ने महसूस किया कि उसकी सांस भारी हो रही है। कमरे में एक गंध थी। ये गंध पुराने खून की थी, जली हुई किसी चीज की थी और कुछ और भी जो गोपाल पहचान नहीं पाया। धर्मेंद्र उसके पीछे आ गया था। दरवाज़ा बंद हो गया। वो आवाज़, किवाड़ का वो बंद होना, गोपाल की छाती में कहीं गहरे उतर गई। उसने पलट कर देखा। धर्मेंद्र वहाँ खड़ा था। उसकी आंखें अब सामान्य थी। पुतलियाँ वापस आ गई थी, मगर उसकी मुस्कान अभी भी थी और वो मुस्कान किसी भी इंसान की नहीं थी। गोपाल ने सावित्री को देखा, उसे एक इशारा किया दरवाजे की तरफ। सावित्री ने सिर हिलाया, नहीं। धर्मेंद्र की नज़र सावित्री पर गई और उस नज़र में गोपाल ने देखा एक जानवर की नज़र नहीं, एक ऐसी नज़र जो ठंडी थी, जिसमें हिसाब था, जिसमें पुराने दाव थे। जो हुआ अगले कुछ मिनटों में गोपाल को बाद में पूरी तरह याद नहीं रहा। बाद में जो याद रहा वो ये था कि धर्मेंद्र ने उससे बात शुरू की थी, बिल्कुल सामान्य आवाज़ में, बिल्कुल सामान्य लहजे में, जैसे पड़ोसी बात कर रहे हों। उसने कहा था कि गोपाल थका हुआ लग रहा है, ठंड बहुत है, अंदर बैठो, चाय पियो। और गोपाल
और यही वो बात थी जो उसे बाद में सबसे ज्यादा डराते थे। गोपाल बैठ गया था। वो कुर्सी पर बैठ गया था, जैसे उसका बदन उसके दिमाग की बात मान नहीं रहा था। सावित्री रसोई की तरफ गए थे। धर्मेंद्र सामने बैठा था। वो बात कर रहा था अपने खेतों के बारे में, फसल के बारे में, पिछले साल की बाढ़ के बारे में। गोपाल सुन रहा था और तभी एक आवाज, हवेली के पिछले हिस्से से एक खुरचने की आवाज, नाखून किसी दीवार पर खिंचते हों जैसे, धीमी, लयबद्ध, लगातार। धर्मेंद्र ने वो आवाज नहीं सुनी या सुनकर अनसुना किया। गोपाल की नींद टूटी, वो नींद जो नींद नहीं थी, जो एक किस्म का सम्मोहन था। उसने उठना चाहा, उसके पैर भारी थे। सावित्री रसोई से वापस आई। उसके हाथ में चाय का ग्लास था, लेकिन उसकी आंखें गोपाल को एक बात कह रहे थे जो उसने बाद में समझी। उठो, अभी उठो। गोपाल ने जोर लगाया, उठा। धर्मेंद्र की नजर उस पर आई। वो मुस्कान, वो वापस आ गई। गोपाल ने कहा कि वो पिछले कमरे में क्या है। धर्मेंद्र ने कहा कुछ नहीं, पुराना सामान। लेकिन खुरचने की आवाज अभी भी आ रहे थे। गोपाल ने कहा कि वो देखना चाहता है, और उस एक वाक्य से धर्मेंद्र के चेहरे पर जो बदलाव आया वो गोपाल ने साफ देखा। मुस्कान गई, कुछ और आया। गोपाल जब उस गलियारे में घुसा, सावित्री उसके पीछे थी, धर्मेंद्र और पीछे। तो उसने पाया कि पिछले हिस्से में रोशनी बिल्कुल नहीं थी। उसने टॉर्च चलाई। गलियारे के आखिर में वो दीवार थी। दीवार पर निशान थे, नाखूनों के नहीं, कुछ और, जैसे किसी ने इसमें कुछ लिखने की कोशिश की हो। बार बार, सालों से निशान एक दूसरे के ऊपर थे, परतों में, जैसे एक ही संदेश को एक ही हाथ ने 1000 बार लिखा हो। गोपाल ने टॉर्च की रोशनी उस पर टिकाई। उसकी पीठ की ठंडक उतरी। ठंड नहीं, कुछ और। उस दीवार के नीचे से एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत पुरानी, एक बच्चे की आवाज जैसी। गोपाल ने पलटकर सावित्री को देखा। सावित्री का चेहरा एकदम सफेद था। उसने फुसफुसाया, ये हर अमावस को आता है। गोपाल ने धर्मेंद्र को देखा। धर्मेंद्र वहां नहीं था। गलियारे में जहां एक पल पहले धर्मेंद्र खड़ा था, वहां सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे में कुछ खड़ा था जो धर्मेंद्र था, लेकिन अब पूरी तरह वो नहीं था। गोपाल की टॉर्च कांपी। उस रोशनी में जो दिखा वो एक आदमी था जो सीधा खड़ा था, लेकिन उसकी गर्दन एक ओर झुकी हुई थी, उस तरफ जिस तरफ गर्दन नहीं झुकती। उसके हाथ बदन के साथ लटके थे, जैसे उंगलियां उल्टी मुड़ी थी, और उसकी आंखें दोनों फिर से पलट चुकी थीं। धर्मेंद्र के मुंह से आवाज निकली, लेकिन वो आवाज एक आदमी की नहीं थी। वो एक आवाज थी जिसमें कई आवाजें थी, जैसे एक गले के साथ कई लोग बोल रहे हों। गोपाल ने एक काम किया जो उसे ट्रेनिंग में सिखाया नहीं गया था। उसने सावित्री का हाथ पकड़ा और दौड़ा गलियारे के बाहर, मुख्य कमरे में, दरवाजे की तरफ। दरवाज़ा बंद था। गोपाल ने हाथ लगाया, कुंडी थी। उसने कुंडी खोली, दरवाज़ा नहीं खुला। पीछे से, उस गलियारे से वो आवाज़ें आ रहे थे और कदमों की आहट, लेकिन सामान्य कदमों की आहट नहीं, कुछ ऐसा जैसे फर्श पर कुछ घसीटा जा रहा हो। गोपाल ने दरवाजे पर कंधा मारा, एक बार, 2 बार, तीसरी बार दरवाज़ा खुला। ठंड का झोंका अंदर आया और गोपाल ने सावित्री को बाहर ढकेला, खुद निकला। पीछे मुड़कर नहीं देखा।
देखना था नहीं। जीप 10 मीटर दूर थे। उसने चाबी जेब से निकाली, उंगलियां कांप रही थी। दरवाज़ा खोला, सावित्री को अंदर डाला, खुद बैठा, इंजन स्टार्ट किया। जीप नहीं चली। गोपाल की छाती में एक पल के लिए सब रुक गया। उसने दोबारा चाबी घुमाई, इंजन खर्राया और फिर चल पड़ा। जीप आगे बढ़ी। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, हवेली का दरवाज़ा खुला था, रोशनी थी और उस दरवाजे में, उस रोशनी में एक शख्स खड़ा था। हाथ बदन के साथ, गर्दन झुकी, आंखें। गोपाल ने मिरर से नज़र हटाई। जीप कच्चे रास्ते पर थे और गोपाल ने जितनी तेज़ चला सकता था उतनी तेज़ चलाई। थाने पर उस रात सिर्फ मुंशी राम सेवक था और एक होम गार्ड। गोपाल जब जीप से उतरा, उसका चेहरा देखकर राम सेवक उठ गया। सावित्री जीप से उतरी, वो कांप रहे थे। गोपाल ने जो बताया उसे राम सेवक ने सुना पूरा, बीच में नहीं रोका। बाद में राम सेवक ने चाय बनाई और गोपाल के हाथ में ग्लास दिया। रात के 2 बज रहे थे। सुबह जब बाकी लोग वापस आए तो सब उस हवेली की तरफ गए। धर्मेंद्र वहाँ नहीं था, हवेली खाली थी। सब कुछ अपनी जगह था। लालटेन, चाय का ग्लास अभी भी मेज पर और वो बंद दीवार, उस पर अभी भी वो निशान थे। धर्मेंद्र चौधरी कभी नहीं मिला। गोपाल उस घटना के 3 महीने बाद उस पोस्टिंग से ट्रांसफ़र हो गया। उसने खुद अर्जी दी थी। सावित्री अपने माँ बाप के घर वापस चली गई। इस बार कोई उसे लेने नहीं आया। गांव में लोगों ने बाद में बात की, ऐसी बातें जो रात को होती हैं जब बच्चे सो जाते हैं और बुजुर्ग आग के पास बैठते हैं। कहते थे कि रामकरिया चौधरी ने जो उस कोठरी में किया था उसका हिसाब हर पीढ़ी देती है। धर्मेंद्र ने जो बोझ लेकर जन्म लिया था, वो बोझ उसे उसी अंधेरे में ले गया जहाँ से वो आया था। कुछ दावा करते हैं कि अमावस की रात जब खेत सुनसान होते हैं तो उस पुरानी हवेली में अब भी रोशनी दिखती है। कोई गया नहीं देखने। गोपाल बाद में एक बात कहता रहा था, सिर्फ उन लोगों को जिन पर उसे भरोसा था, और सिर्फ दिन में। वो कहता था कि उस रात जब वो जीप में बैठा और रियर व्यू मिरर में उसने दरवाजे में खड़े शख्स को देखा था तो उसे एक बात समझ आई थी। वो शख्स उसे रोक नहीं रहा था, वो शख्स उसे देख रहा था, जैसे वो जान रहा हो कि गोपाल वापस आएगा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रात को। क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो एक बार आपको देख लें तो आपको याद रहती हैं, और जो आपको याद रहे वो आपको याद भी रखती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। शुभम को नींद बहुत कम आती थी। ये कोई बीमारी नहीं थी, ना ही कोई परेशानी, बस एक आदत थी जो अकेलेपन ने दे दी थी। रात के 2 बजे भी वो अपने छोटे से कमरे की छत को ताकता रहता और सोचता कि उस दुनिया में उसका अपना कोई है भी या नहीं। माँ बाप बचपन में ही चले गए, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं। रिश्तेदार थे, मगर वो किस्म के रिश्तेदार जो ज़रूरत पड़ने पर नज़र नहीं आते। शुभम ने अपनी ज़िंदगी अपने दम पर बनाई थी। पढ़ाई, नौकरी, तरक्की, सब कुछ अकेले। और शायद इसीलिए जब राजीव सर ने पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा था, शुभम तू मेरे बेटे जैसा लगता है, तो शुभम की आंखें भर आई थी। उसने चेहरा घुमा लिया था ताकि सर देख ना सकें। राजीव वर्मा
कंपनी के डायरेक्टर, मगर इंसान पहले, ऊंचे कद के, सफ़ेद बाल, आंखों में एक गहरी गर्मजोशी। उनकी पत्नी का देहांत कुछ साल पहले हो चुका था। घर में बस वो थे और उनका बेटा आयुष, 22 साल का, पतला दुबला, हमेशा हेडफोन गले में लटकाए, मगर लड़का था नेक। शुभम को हमेशा भैया कहकर बुलाता था और यह संबोधन शुभम के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर देता था। उस शुक्रवार की शाम शुभम अपनी फाइलें समेट रहा था जब राजीव सर का फ़ोन आया। वो ऑफिस में ही थे, मगर शुभम को ऊपर बुलाया था कैबिन में। दरवाज़ा बंद करके राजीव सर मेज़ के पास खड़े थे, चेहरे पर एक हल्की सी उलझन। आयुष ने जिद पकड़ ली थी कि उसके मामा के घर शहर से करीब 5 घंटे की दूर था। पहाड़ी इलाका, रास्ता लंबा और जगह जगह से सुनसान। वो अकेले जाना चाहता था, खुद कार चलाकर। राजीव सर को ये बात मंजूर नहीं थी, मगर आयुष को रोकने की उनमें हिम्मत नहीं थी। बेटे की जिद के आगे बाप का प्यार हमेशा झुक जाता है। तब उन्हें शुभम की याद आई। तुम कितने दिनों से कहीं पर नहीं गए? राजीव सर ने कहा। आवाज़ में एक अनुरोध था, हुक्म नहीं। एक काम करो, आयुष के साथ चले जाओ। वो घर पहुंच जाए, तुम वहाँ 2 दिन रहो, वापस आ जाओ। मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, मुझे पता है। शुभम ने एक पल के लिए सोचा, फिर मुस्कुरा दिया। परेशान कहाँ सर, मैं चला जाता हूँ। शनिवार की दोपहर 12 बजे दोनों निकले। आयुष ने कार स्टार्ट की। राजीव सर की सफ़ेद एसयूवी चमचमाती, पेट्रोल फुल। शुभम बगल में बैठा था, हेडफोन उतारे हुए। वो ऐसे सफ़र में गाने नहीं सुनता था, उसे खिड़की से बाहर देखना पसंद था। शहर की भागम भाग धीरे धीरे पीछे छूटती गई, सड़क चौड़ी होती गई, आसमान खुलता गया। पहले 2-3 घंटे बेहद सुकून भरे गुजरे। आयुष ने रास्ते में एक ढाबे पर रुककर चाय पी। दोनों ने ऑमलेट खाया। आयुष हंसा, बातें की, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में। शुभम को अच्छा लगा। ऐसे लम्हे उसकी ज़िंदगी में बहुत कम आते थे। मगर जैसे जैसे शाम ढलने लगी, मौसम बदलने लगा, आसमान पर बादल आ गए। वो भारी काले बादल जो बारिश से पहले आते हैं। हवा में एक खनक आ गई जो ठंडी भी थी और बेचैन करने वाले भी। शुभम ने खिड़की का शीशा थोड़ा ऊपर किया। शाम के 7 बज चुके थे, मगर मामा के घर अभी भी दूर था। शुभम ने पूछा, रास्ता तो पता है ना? आयुष ने पहले हाँ कहा, मगर वो हाँ इतनी पतली और बेजान थे कि शुभम समझ गया, नहीं पता था। आयुष को रास्ता नहीं पता था। वो पहले भी मामा के घर गया था, मगर हमेशा अपने पिता के साथ गूगल मैप्स चलाकर, अकेले कभी नहीं गया था। उसने सोचा था कि रास्ता याद होगा, मगर जब शहर पीछे छूट गया और सड़कें अजनबी हो जाने लगी, तो याददाश्त ने जवाब दे दिया। शुभम ने फ़ोन निकाला, नेटवर्क नहीं। आयुष का फ़ोन, नेटवर्क नहीं। कब वो लोग हाईवे छोड़ चुके थे, उन्हें खुद नहीं पता था। कार अब एक कच्चे रास्ते पर थी, मिट्टी और पत्थरों का रास्ता, दोनों तरफ घने पेड़। हेडलाइट की रोशनी बस कुछ मीटर आगे तक जाती थी। उसके आगे सिर्फ अंधेरा था, गहरा, ठोस, जैसे किसी ने रोशनी को पर्दे से ढक दिया हो। शुभम ने आयुष से गाड़ी रोकने को कहा। आयुष ने रोकी। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। बाहर हवा चल रही थी, पेड़ों में एक सरसराहट थी जो रुकती नहीं थी। दूर कहीं कोई जानवर बोला, एक लंबी खिंची हुई आवाज़ जिसे शुभम पहचान नहीं सका। वापस हाईवे पर चलते हैं, वहाँ कोई गांव मिलेगा, कोई इंसान मिलेगा।
आयुष ने गाड़ी घुमाने की कोशिश की, मगर रास्ता इतना संकरा था कि गाड़ी मुड़ ही नहीं रही थी। उसने 3-4 बार आगे पीछे किया और आखिरकार गाड़ी सही दिशा में आ गई। वो वापस चल पड़े और तभी आवाज आई, धमाक, छत पर, जैसे कोई बहुत भारी चीज ऊपर से गिरी हो या जैसे कोई कूदा हो। दोनों एक साथ ऊपर देखें छत की तरफ, जैसे छत पारदर्शी हो और वो कुछ देख सकते हो, मगर वहां बस कार की छत थी और उस पर एक और आवाज, धीरे धीरे, जैसे कोई हथेली घसीट रहा हो एक तरफ से दूसरी तरफ। आयुष का चेहरा सफेद पड़ गया। शुभम ने उसका हाथ पकड़ा। गाड़ी चलाओ, रुको मत। आयुष ने एक्सीलरेटर दबाया। गाड़ी आगे बढ़ी और छत पर की आवाज रुक गई, एकदम अचानक, जैसे कट गई हो। शुभम ने पीछे मुड़कर देखा। पिछली खिड़की से बाहर सिर्फ अंधेरा था। हेडलाइट की रोशनी पीछे नहीं पड़ती थी, शायद इसीलिए कुछ नजर नहीं आया। कोई नहीं था, या था और दिखा नहीं। दोनों में से कौन सी बात ज्यादा डरावनी है, ये शुभम सोचता रहा। कोई 5 मिनट बाद रास्ता थोड़ा चौड़ा हुआ, पेड़ कम हुए, जमीन थोड़ी समतल हुई। दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखी। एक छोटी सी बस्ती, 2-3 घर, एक टूटा सा मंदिर। शुभम ने कहा, रुको। आयुष ने गाड़ी रोकी। दोनों उतरे। हवा ठंडी थी, बहुत ठंडी। अक्टूबर का महीना था और पहाड़ी इलाके की रात जल्दी सर्द हो जाती है। शुभम ने जैकेट की जीप ऊपर की और गाड़ी की छत पर देखा। कुछ नहीं था, साफ थी, कोई खरोच नहीं, कोई निशान नहीं। बस एक जगह ठीक बीच में मिट्टी का एक धब्बा था, गोल, थोड़ा गहरा, जैसे किसी ने भारी हथेली रखी हो। शुभम ने उस धब्बे को देखा और फिर नजर हटा ली। बस्ती में एक बुजुर्ग मिला, झुकी हुई कमर, हाथ में लाठी, आंखें जो देखती कम और भांपती ज्यादा थे। उसने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई चीज दौड़ रहा हो। शुभम ने रास्ता पूछा। बुजुर्ग ने जवाब दिया, मगर पहले एक सवाल किया, किस तरफ से आए हो? शुभम ने बताया, वो कच्चा रास्ता, वो पेड़। बुजुर्ग के चेहरे पर एक भाव आया जिसे शुभम समझ नहीं सका। डर था उसमें, या सहानुभूति, या कुछ और। वो रास्ता, उस तरफ जाना नहीं चाहिए, खासकर रात को। शुभम ने पूछा क्यों, मगर बुजुर्ग ने जवाब नहीं दिया। उसने बस रास्ता बताया, हाथ से इशारा करते हुए। सीधे जाओ, 2 किलोमीटर बाद दाईं तरफ मुड़ जाओ, वहां से हाईवे मिल जाएगा। और फिर वो घर के अंदर चला गया, बिना पीछे देखे। शुभम और आयुष एक दूसरे को देखते रह गए। वो चल पड़े। 2 किलोमीटर बाद दाईं तरफ मुड़े, मगर वहां हाईवे नहीं था, एक और कच्चा रास्ता था। और उस रास्ते के दाईं तरफ एक बड़ा सा मैदान था। शुभम ने हेडलाइट की रोशनी में उस मैदान को देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। पत्थर थे, बहुत सारे पत्थर, टेढ़े मेढ़े, कुछ गिरे हुए, कुछ खड़े, कुछ पर कुछ लिखा था। शुभम दूर से नहीं पढ़ सका, मगर वो जगह क्या थी ये समझने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं था। वो एक कब्रिस्तान था। पत्थर बेतरीब थे, घास उगाई थी। एक कोने में एक पुराना पेड़ था, बरगद का, जिसकी जड़ें इतनी फैली थी कि कुछ कब्रों को तोड़ रही थी। भैया, आयुष ने धीरे से कहा, मैं देख रहा हूँ, गाड़ी आगे बढ़ाओ, यहाँ रुकना नहीं है। आयुष ने एक्सीलरेटर दबाया, मगर गाड़ी एक अजीब सी झटके के साथ रुक गई। इंजन बंद।
आयुष ने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन घूमा पर चला नहीं। 3 बार 4 बार, हर बार खरखराने की आवाज और फिर खामोशी। हेडलाइट भी बुझ गए। अब सिर्फ डैशबोर्ड की हल्की नीली रोशनी थी और बाहर उस कब्रिस्तान की तरफ से कुछ नहीं। शुभम ने खिड़की का शीशा नहीं खोला। उसने आयुष को भी इशारा किया, खिड़की बंद रखो। वो 1 मिनट चुप बैठे रहे, 2 मिनट, और तभी उस कब्रिस्तान की तरफ से पेड़ों के बीच से कुछ हिला। पहले शुभम को लगा कि आंखें धोखा दे रही हैं। अंधेरे में चीजें हिलती है, हवा से, परछाई से, डर से, ये उसने खुद को कहा। मगर फिर वो चीज और आगे आई और शुभम का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो एक आदमी था, बहुत लंबा, असाधारण रूप से लंबा, 7 फुट से भी ज्यादा शायद, पतला इतना कि रीढ़ की हड्डी चमड़े के ऊपर से दिखती हो। उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे, या वो कपड़े सफ़ेद थे। रात में रंग पहचानना मुश्किल था। उसका चेहरा, शुभम उसका चेहरा ठीक से देख नहीं सका। दूरी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वो आदमी सीधा नहीं देख रहा था। उसका सिर एक तरफ को झुका हुआ था, जिस तरह कभी कभी लोग तब देखते हैं जब कुछ ध्यान से सुनना हो। वो खड़ा था, बस खड़ा था, मगर वो खड़ा रहने वाला नहीं था। आयुष ने उसे देखा और उसके मुंह से आवाज निकल गई, एक दबी हुई चीख जो उसने अपने दोनों हाथों से रोकी। शुभम ने उसका कंधा दबाया जोर से, ध्यान खींचने के लिए, होश में रखने के लिए। गाड़ी स्टार्ट करो अभी। आयुष ने चाबी घुमाई। इस बार इंजन बोला, 1 बार, 2 बार, और तीसरी बार स्टार्ट हो गया। हेडलाइट चली और उस रोशनी में जो दिखा वो शुभम की जिंदगी भर डर को एक पल में समेट गया। वो आदमी बहुत करीब था, 5 सेकंड में इतना करीब, जबकि दौड़ने की कोई आवाज नहीं आई थी। जमीन पर पाँव की कोई थाप नहीं थी, जैसे वो खिसका हो, ना कि चला हो। उसका चेहरा अब रोशनी में था। शुभम उसे देखकर पत्थर हो गया। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए। आंखें थी मगर उनमें सफ़ेद था। पुतलियां ऊपर चढ़े हुए थे, जैसे किसी ने उल्टा कर दिया हो। मुंह थोड़ा खुला था और वो खुलापन किसी बात से नहीं था, वो बस था एक खालीपन। भागो, शुभम ने चिल्लाया। आयुष ने एक्सीलरेटर जमीन में धंसा दिया। गाड़ी लपकी, मिट्टी के रास्ते पर पहिए फिसलें, धूल उड़ी और वो आगे बढ़ गई। शुभम ने पीछे देखा, वो आदमी दौड़ रहा था। इंसान इस तरह नहीं दौड़ते। उसके पांव जमीन पर पड़ रहे थे, ये शुभम देख सकता था, मगर उसकी रफ्तार वो गाड़ी के साथ साथ था। 7-8 फुट लंबा वो जिस्म उस अंधेरे में गाड़ी की रोशनी में आता जाता। उसकी बाहें लंबी थी, बहुत लंबी, और वो दौड़ते वक्त एक तरफ झूल रही थी। आयुष रो रहा था, चुपचाप, आंसू गालों पर बह रहे थे, मगर वो गाड़ी चला रहा था। शुभम ने उसे देखा, उसे अच्छा लगा। ये लड़का डरा हुआ था मगर टूटा नहीं था। तेज चलाओ। मैं चला रहा हूं भैया। रास्ता ऊपर नीचे था, गाड़ी उछलती, झटके खाती। शुभम ने पीछे देखना बंद कर दिया। उसने सामने देखा, सड़क पर, और तभी सामने रोशनी दिखी। हाईवे पर आते ही जैसे किसी ने सब कुछ एक झटके में बदल दिया। रोशनी थी, ट्रकों की, गाड़ियों की, सड़क पक्की थी। दूर एक ढाबा चल रहा था। पीली रोशनी, खाने की महक हवा में थी। शुभम ने पीछे देखा, वो कच्चा रास्ता अंधेरे में डूब गया था। कोई नहीं था वहाँ।
वो आदमी या जो भी था वो हाईवे पर नहीं आया। ढाबे पर दोनों रुके। आयुष गाड़ी से उतरा और लड़खड़ाया। शुभम ने उसे थाम लिया। दोनों एक बेंच पर बैठ गए। ढाबे वाले ने बिना मांगे चाय रख दी। शायद उनके चेहरे देखकर समझ गया था। शुभम ने चाय का कप हाथ में लिया। हाथ कांप रहे थे। उसने उन्हें देखा, मुट्ठी बांधी, फिर चाय पी। आयुष ने पूछा धीरे से, बहुत धीरे से, वो क्या था भैया? शुभम के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, मैं नहीं जानता। ये सच था। रात के 9 बजे वो दोनों मामा के घर पहुंचे। मामा चिंतित थे। फोन नहीं आया था, देर हो गई थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला, दोनों को अंदर खींचा, पानी लाए, खाना गर्म किया। आयुष के मामा एक सादे इंसान थे, भारी जिस्म, गर्मजोशी भरी आवाज़। उन्होंने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। रात को खाने के बाद जब आयुष सो गया, शुभम छत पर चला गया। आसमान साफ था, बादल कहीं बिखर गए थे, तारे थे बहुत सारे। पहाड़ी इलाके में तारे शहर से ज़्यादा चमकते हैं, जैसे वो यहाँ ज़्यादा करीब हों। शुभम ने ऊपर देखा। उसने उस रास्ते के बारे में सोचा, उस कब्रिस्तान के बारे में, उन पत्थरों के बारे में, उस बुजुर्ग के बारे में जिसने कहा था कि उस तरफ मत जाओ, और उस आदमी के बारे में, उसके चेहरे के बारे में। अगले दिन दोपहर को वापसी से पहले शुभम ने मामा से पूछा। थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद सहज होकर उस इलाके के बारे में, उस कच्चे रास्ते के बारे में, मामा का चेहरा बदल गया। उन्होंने थोड़ी देर चुप्पी रखी, फिर धीरे धीरे बताया। वो जगह पुरानी थी, बहुत पुरानी। कई पीढ़ियों से उस इलाके में एक किस्सा चला आ रहा था कि उस रास्ते पर एक आदमी मरा था बहुत साल पहले। कोई कहता था कि वो किसी का कातिल था, कोई कहता था कि वो खुद मारा गया था, मगर मरने के बाद उसकी रूह उस जगह से नहीं गई। वो रात को उस रास्ते पर चलता है, उन लोगों का पीछा करता है जो गलती से उस तरफ चले जाते हैं। पर वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता? शुभम ने पूछा। मामा ने कंधे उचकाए। जो लोग रुक जाते हैं उनका पता नहीं चलता, जो भाग जाते हैं वो बच जाते हैं। शुभम ने ये सुना और उसे समझ आया। छत पर वो आवाज़, हथेली घसीटने की, वो शायद एक इशारा था, एक चेतावनी कि जाओ यहाँ से। और जब वो भागे, वो पीछे आया, पर हाईवे तक नहीं, जैसे एक हद हो, एक सरहद। वापसी का सफ़र शांत था। आयुष ने ज़्यादा बात नहीं की। शुभम भी चुप रहा। गाड़ी हाईवे पर थी, धूप निकली हुई थी। दोनों तरफ खेत थे, हरे खुले, आम सी दुनिया। मगर कभी कभी जब गाड़ी किसी पुल पर से गुजरती या कहीं घना पेड़ आता, शुभम की नज़र अनायास ऊपर चली जाती, छत की तरफ। वो धब्बा, मिट्टी का वो गोल धब्बा अब भी था। शुभम ने उसे साफ नहीं किया था। वो नहीं जानता था क्यों, शायद इसलिए कि वो एक याद था, एक याद कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आता, जो दिखता नहीं फिर भी होता है, जो पूछने पर जवाब नहीं देता मगर अपनी मौजूदगी का एहसास देता रहता है। शहर के करीब पहुंचकर नेटवर्क वापस आया। आयुष ने फ़ोन पर राजीव सर के मिस कॉल थे, 7। शुभम के फ़ोन पर 4। आयुष ने पिता को फ़ोन किया, बताया कि सब ठीक है। शुभम ने पास से सुना। राजीव सर की आवाज़ में राहत थी और एक हल्की सी खींच भी। इतना देर लगाया, मैं परेशान हो गया था। आयुष ने हंसते हुए कहा, पापा सब ठीक है, भैया थे ना साथ में? शुभम ने खिड़की से बाहर देखा। शहर वापस आकर शुभम ने अपना कमरा खोला। सब वैसा ही था,
छोटा कमरा, एक खाट, एक मेज, एक खिड़की, जिंदगी की वही रोजमर्रा, वो खामोशी। उसने जैकेट उतारी, बिस्तर पर बैठा। उस रात वो देर से सोया, रात के 3 बजे तक जागता रहा, मगर इस बार छत को नहीं देखता रहा। वो सोचता रहा उस बुजुर्ग के बारे में जो बिन पूछे समझ गया था कि उस कब्रिस्तान के बारे में, उन पत्थरों के बारे में जिन पर नाम लिखे थे जिन्हें उसने पढ़ा नहीं, और उस आदमी के बारे में, उसकी झुकी हुई गर्दन, उसकी सफ़ेद आंखें, उसकी वो रफ्तार जो इंसानी नहीं थी। एक ख्याल बार बार आता था और शुभम उसे हर बार दूर ढकेल देता था। वो ख्याल ये था कि उस आदमी ने उन्हें देखा था, ठीक से देखा था, और शायद पहचाना भी था। हफ्ते भर बाद ऑफिस में राजीव सर ने शुभम को बुलाया। कुछ काम था, फाइलें, प्रेजेंटेशन, सब नॉर्मल था। काम खत्म होने के बाद जाते जाते राजीव सर ने कहा, आयुष ने बताया रास्ता भटक गए थे तुम लोग। शुभम ने कहा, हाँ सर थोड़ा, मगर पहुंच गए। जी। राजीव सर ने उसे देखा। एक लंबे पल के लिए उनकी आंखों में कुछ था, कोई सवाल जो उन्होंने पूछा नहीं। शुभम ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें बताना नहीं होता, वो बताने से छोटी हो जाती हैं, और जो हुआ था वो छोटा नहीं था। उस रात शुभम अपने कमरे में था। खिड़की खुली हुई थी, हल्की हवा आ रही थी। बाहर शहर की आवाज़ें थी, गाड़ियाँ, कुत्तों का भौंकना, दूर कहीं किसी का गाना। शुभम ने आंखें बंद की। नींद आने से पहले उस अजीब सी दहलीज पर जहाँ जागना और सोना आपस में मिल जाते हैं, उसे एक तस्वीर दिखी। वो कब्रिस्तान, रात, और उस बरगद के पेड़ के नीचे वो आदमी खड़ा, सिर एक तरफ झुकाए, मगर इस बार वो दूर नहीं था, वो खिड़की के बाहर था। शुभम की आंखें खुल गई। कमरे में हवा थी, खिड़की खुली हुई थी, बाहर शहर की आवाज़ें थी, सब कुछ नॉर्मल था, मगर खिड़की के शीशे पर जो अभी खुला था, फिर भी एक धुंधली छाप थी, जैसे किसी ने हथेली रखी हो। शुभम ने उसे देखा। वो उठा, खिड़की बंद की और पर्दा खींच दिया। वो वापस लेटा। उसने आंखें बंद की और इस बार बहुत देर बाद पहली बार गहरी नींद आई। कुछ चीज़ें पीछा करती है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो एक बार मिल जाएं तो भूलते नहीं। वो ज़मीन के नहीं होते हैं, वो जहन में बनते हैं। और कुछ आवाज़ें होती हैं जो कान में नहीं, रूह में गूंजती है। शुभम नहीं जानता कि वो आदमी कौन था, नहीं जानता कि वो उससे फिर मिलेगा या नहीं, मगर एक बात वो जानता था, वो कच्चा रास्ता, वो कब्रिस्तान, वो अंधेरा, वो सब उस एक रात में नहीं था, वो उसके साथ आया था। और जब तक वो पर्दा खींचता रहेगा, आंखें बंद करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, शायद वो सामना ना हो, शायद। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।